वो आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय विनय शुक्ला सर। हम सबकी आश्रय दाता भारत माता, चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल मैम ओम सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमारे मुख्य अतिथि ने अपने अंदर के अध्यापक को आज यहाँ पर जगा करके इतने अच्छे से रिपब्लिक डे के बारे में आपको बताया है कि अब उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता थोड़ी कम है। फिर भी दो तीन बातें। रिपब्लिक डे का महत्व इसलिए है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारा तंत्र भारत में लागू हुआ, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं दो हैं। एक संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, उस फंडामेंटल राइट्स में जो 4 हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट टू इक्वलिटी, जहां पर जब तक अंग्रेज थे भारतीय नागरिक द्वितीय दर्जे के नागरिक थे, तो राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, जहां हम अपनी बात, अपने हितों की बात अंग्रेजों के भारत में नहीं रख सकते थे, उसकी स्वतंत्रता हुई। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जहां पर अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो, अनाचार हो, तो उसका विरोध करने का भी कोई अधिकार हमारे पास नहीं। और चौथा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल और एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ पाते। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। वो स्टेट पर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं और वो सही मायने में भारत के नागरिकों का जो एस्पिरेशंस है, जो उनके ड्रीम्स थे, वो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक समराइज किए गए। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत के पास ऐसी आर्थिक शक्ति नहीं थी कि हम उन सारे नियमों को, उन सारे हमारे सपनों को अचानक से लागू कर पाते। धीरे धीरे स्वतंत्रता के मार्ग पर ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, उसमें से हमारे स्वप्न एक एक करके मूर्त रूप लेते चले जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन 2 अमेंडमेंट सबसे महत्वपूर्ण हैं। 86th और 97th अमेंडमेंट, जहां राइट टू वर्क मनरेगा से और राइट टू एजुकेशन, जहां 6 वर्ष के बच्चों तक का पूरा हेल्थ और शिक्षा का दायित्व तो स्टेट का होगा। और मनरेगा आपने पढ़ा ही है कि जहां पर राइट टू वर्क है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है और वर्क डिमांड करता है तो उसको वर्क मिलता ही मिलता है। तो ज्यों-ज्यों हम समृद्ध होते जाएंगे, अभी आर्टिकल 44 जहां पर कॉमन सिविल कोड है, वो अभी भारत में लागू होने की कगार पर है। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जब संविधान बना था तो 3 प्रकार के हमारे प्रजातंत्र में एक्सप्रेशंस थे। पहला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल डेमोक्रेसी और तीसरा इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। जिसमें से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमको 26 जनवरी 1950 को मिली, हमारा संविधान हुआ। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी 2 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपायर्ड है। नंबर 1, जहां राइट टू इक्वलिटी की बात होती है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है।
जहां पर जातिगत भेद, जहां पर धर्मगत भेद भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 3 हिस्से में बटे हुए हैं, जहां गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल्स हैं और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। तो आर्टिकल 44 में जो कॉमन सिविल कोड है वह पूरे देश में एक समान पर्सनल लॉ की बात करता है, जो भारत की मॉडर्निटी में, भारत के विकास में एक मील का पत्थर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा मैंने बताया कि भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं, जहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात है राइट टू फिक्स्ड इनकम इज इंश्योर्ड बाय द स्टेट, जहां पर हर व्यक्ति को एक मिनिमम इनकम का अधिकार हो। ज्यादा दिन नहीं, थोड़ा और समृद्ध होने पर मुझे लगता है भारतवर्ष में वह भी एक इन्फोर्सेबल जस्टिफिएबल लॉ बन जाएगा। ये बात तो 26 जनवरी की हो गई। दूसरी थोड़ी बात जो अपने मन की आपसे कहना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, भारत के भविष्य हैं। अभी हम ओम जी के साथ सारा स्टेट में भारत माता मंदिर पे थे और ओम जी ने वहां गाया हम करें राष्ट्र आराधन, और मन में एक ऐसी पवित्रता और ओज का भाव आया कि देखो जब हम किसी मंदिर में रहते हैं तो हमारे अंदर एक अनायास पवित्रता का भाव आता है, जहां पर हम अपने मन की सारी नकारात्मकताओं को हटा देते हैं और वहां हम कुछ दूसरे ही व्यक्ति रहते हैं उस समय। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भारत माता है, इस पूरे राष्ट्र को जहां पर भी हम रहें, जिस समय भी रहें, उसको हम समझें कि हम एक राष्ट्र मंदिर में हैं। और जब हम ऐसा समझेंगे तो हमसे पवित्र कार्य होंगे, तमाम निगेटिविटी से हम दूर रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही भावना है कि अपने मन में भारत माता का जो सूक्ष्म रूप है उसको बिठाएं, और जहां भी जिस अवस्था में रहें तो सोचें कि हम एक मंदिर में ही बैठे हुए हैं। ऐसा भाव आने पर आपसे हमेशा ही पवित्र कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, और भारतवर्ष तमाम ऊंचाइयों को छुएगा। विश्वगुरु का मतलब केवल आर्थिक ऊंचाई नहीं है। जब विश्वगुरु बोला जाता है तो हम एक नैतिक ऊंचाई की भी बात करते हैं। यह जो वेस्टर्न विकास का कंसेप्ट है कि आर्थिक विकास हो जाए, नहीं, आर्थिक विकास में भारतीयता शामिल होना चाहिए, नैतिक आर्थिक विकास होना चाहिए। तो आप बच्चों से यही मेरी अपेक्षा है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि वरिष्ठ समाजसेवी और गीडा के निवासी श्री